खिलजी वंश का संस्थापक कौन होता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने कि तैमूर की हत्या करके दिल्ली प्राप्त की थी, है ना, दिल्ली का सुल्तान बना था। कितने में? सन 1290 में। इसका शासनकाल क्या होता है? 90 से 1290 से 1320, जब से मतलब 1213 सॉरी, हाँ 1290 से 1320, ठीक है। ये टोटल खिलजी वंश का है। खिलजी वंश पढ़ना है, कल कुछ बता दिया गया था इसमें। जिसमें से कि पहला सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल क्या रहता है? 1290 से 1296 तक, ज्यादा नहीं, सिर्फ ये 4 साल तक रहता है, 6 साल तक, सॉरी 6 साल तक रहता है। 6 साल में भी उसने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था। जो पहले बलबन के द्वारा सुदृढ़ीकरण किया गया, सिर्फ उसी के इर्द गिर्द ये रह गया था। इसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी आता है, तब वो साम्राज्य का विस्तार करता है, ठीक है। खिलजी वंश को ही बताया गया था कि सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला वंश था। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक। पूरा इनका शासनकाल क्या होता है? 1290 से सॉरी 1320, 30 वर्ष इसमें रहता है। लेकिन जब तुगलक वंश में चलेंगे खिलजी के बाद, तब वो लगभग 94 ईयर्स, है ना, 94 साल तक शासन करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या मेन बताया गया था? खिलजी वंश का संस्थापक था। सेकेंड, इसे कैकूबाद ने शाइस्ता खां की उपाधि भी दी थी। मंगोल आक्रमण जब हुआ था उसके टाइम में, तो विजिट करने वाला यही व्यक्ति था, इसलिए इसे दिल्ली बुलाकर शाइस्ता खां की उपाधि दिया था, ठीक। शाइस्ता खां की उपाधि भी दिया और आमिर आखूर का पद भी दिया था। शाइस्ता खां की उपाधि प्लस आमिर आखूर बनाया था। इसके पद के बारे में तो पता ही है, ये क्या करता था? आमिर आखूर क्या करता था? सरदार या फिर अधिकारी होता था, है ना। तो शाइस्ता खां की उपाधि इसे किसने दिया था? बताएं। कल कैकूबाद, बहुत सही। कैकूबाद के द्वारा इसे शाइस्ता खां की उपाधि भी मिली थी और आमिर आखूर का पद भी दिया गया था। कल ये बताया गया था जलालुद्दीन खिलजी में। और इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया गया, कहाँ पे करवाया था? किलोखरी के महल में या फिर किला में। ये क्वेश्चन बनता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पे कराया था? किलोखरी के किले में कराया था 1290 में, ठीक है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? कैकूबाद। कैकूबाद के द्वारा बनवाए गए किलोखरी के महल में इसने अपने राज्याभिषेक करवाया। जब हम आगे बढ़ेंगे अलाउद्दीन को पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे कि बलबन के द्वारा बनवाए गए लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है। तो इसमें पहला हो गया जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। सेकेंड
सेकेंड पॉइंट, शाइस्ता खां की उपाधि देने वाला कैकूबाद बलबनी वंश का था, और ये खिलजी वंश का, मतलब वो गुलाम वंश से रिलेटेड था। गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक पूछता है तो वो क्यूमर्स होता है। अगर ऑप्शन में क्यूमर्स नहीं है तब कैकूबाद होता है। ठीक है, ज्यादातर क्या कैकूबाद ना, ये नहीं कह रहे, हम बोल रहे हैं कि गुलाम वंश का अंतिम जो शासक मिलता है वो क्यूमर्स देता है, क्योंकि आखिरी वही रहता है। लेकिन जब कभी नहीं रहे उसमें तब कैकूबाद रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो शिशु पुत्र था, उसे फिरोज खिलजी के द्वारा मार दिया गया रहता है। ठीक है, और उस टाइम वो जलालुद्दीन नहीं होता है। जलालुद्दीन जब वो संस्थापक, जब वो इसका खिलजी वंश का स्थापना करता है तब वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से उभरता है। ठीक है, और ये अपने शासनकाल में उदार नीति का पालन करता है। अपने विद्रोहियों को ये हमेशा छोड़ देता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती रहती है। उदारवादी नीति, निरंकुश तो हालांकि था, लेकिन इसने उदारवादी नीति का पालन किया था। ठीक, उदारवादी नीति का पालन करते हुए इसने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, और जो साम्राज्य इसके अंदर में था, इसके अंडर में जितने भी साम्राज्य को वो देखता था, जो सूबेदार थे उनके द्वारा देखा जाता था। और अगर कोई व्यक्ति इसका विद्रोह विद्रोह करता था तो उसे भी छोड़ दिया जाता था, माफ कर दिया जाता था। इसका बेटा अरकली खां था, वो भी जो है अमीरों, जैसे अमीर लोग थे इसके विद्रोहियों के छोड़ देने पर नाराज होते थे, वैसे ही इसका बेटा था अरकली खां कि हम लोग पकड़ के लेके आ रहे हैं और ये विद्रोहियों को छोड़ दे रहे हैं। उनके पिताजी मतलब जलालुद्दीन, अरकली खां के पिताजी रहते हैं जलालुद्दीन, जलालुद्दीन का बेटा अरकली खां। ठीक है, तो विद्रोहियों के छोड़ देने पर अरकली खां और अमीरों के द्वारा अपना क्रोध व्यक्त किया जाता है, लेकिन फिर भी वो विद्रोह नहीं कर पाते हैं। सीदी मौला नामक एक व्यक्ति होते हैं जो कि ईरानी रहते हैं, संत रहते हैं। इनके दरबार में, इनके शासन काल में उसी राज्य में रहते हैं। ठीक है, क्या नाम था? सीदी मौला। यही एक मिलता है मौला, यही एक मिलता है सीदी मौला का विद्रोह, जिसे कि सुल्तान के द्वारा क्रूरता से कुचलवा दिया गया था। मतलब कि अभी तक सबको तो क्षमा कर दिया जाता था, लेकिन सीदी मौला के बारे में मिलता है कि उसने विद्रोह, मतलब अमीरों के साथ मिलकर ये गुट बनाया कि सुल्तान को मार दिया जाए, और अमीरों ने कहा सुल्तान को मारने के बाद सीदी मौला को सुल्तान बना दिया जाएगा। ठीक, इसलिए जब ये बात जलालुद्दीन को पता चली कि मैं सबको बख्श दे रहा हूं, बावजूद मेरे खिलाफ लोग विद्रोह कर रहे हैं, जलालुद्दीन ने सीदी मौला को हाथियों से कुचलवा दिया। ये बुक में मिलता है कि सीदी मौला को हाथियों से कुचलवाया था। यही एक इसका विद्रोह था। ठीक है, हाथियों से कुचलवा दिया था सीदी मौला का। बस एक ही इसमें मामला मिलता है कि क्रूरता जहां दिखाना है बस सीदी मौला वाला, बाकी और कहीं नहीं, बाकी सबको वो क्षमा करते जाता है। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया रहता है मलिक छज्जू को। मलिक छज्जू, कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद वाला इलाका, उसने भी विद्रोह कर दिया था और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए इसने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। और जब वहां पर विद्रोह को दबा दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तब वहां पर इसे हटाकर मलिक छज्जू को हटा दिया गया, हत्या कर दी गई। वहां पर अब अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ तक बात समझ आई? मलिक छज्जू ने विद्रोह किया, कहाँ पे? कड़ा मानिकपुर का वो सूबेदार रहता है, कड़ा मानिकपुर या फिर कड़ा का सूबेदार रहता है मलिक छज्जू। मलिक छज्जू सूबेदार रहता है। इसने जब विद्रोह किया तो अलाउद्दीन खिलजी को भेजा जाता है जलालुद्दीन के द्वारा, जो कि उसका भतीजा रहता है।
ठीक। अलाउद्दीन जलालुद्दीन का भतीजा रहता है प्लस दामाद भी रहता है, ठीक है। अब मलिक छज्जू का ये विद्रोह दबाकर वहां का सूबेदार बन गया, सुल्तान के द्वारा उसे वहां का सूबेदारी सौंप दिया जाता है। यहां तक बात समझ आई। अब जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में ही दक्षिण अभियान पहला होता है, ठीक है। दक्षिण अभियान पहला होता है, उस टाइम जलालुद्दीन खिलजी भेजे रहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। आई थिंक ये 1292 1292 में भेजा गया रहता है। वो रामचंद्र देव वहां के शासक रहते हैं। उन्हें हराकर मतलब उन्हें पराजित करने के बाद वहां से धन को लूट के वो लेके आता है। जलालुद्दीन खिलजी जब इसे अलाउद्दीन खिलजी को वहां पे भेजता है, वहां से धन लूटने के बाद उसकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ने लगती हैं। अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाएं अब बढ़ने लगती हैं। वो लालची के तौर पे, मतलब हम लोग के निगाह में वो लालची है, लेकिन वो अब स्वयं सुल्तान बनना चाह रहा है, ठीक। सुल्तान बनना चाह रहा है, इसलिए उसने 1296 आते आते 1296 के टाइम में, अभी ये देखिए देवगिरी पे आक्रमण नहीं कर रहा है, मालवा का है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो देवगिरी पे आक्रमण करेगा। देवगिरी पे करने के बाद जब धन लेकर आता है, वो धन देने के नाम से जलालुद्दीन को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार रहता है अलाउद्दीन, वहां पे मिलने के लिए बुलाता है और वहां पे उसकी हत्या करवा देता है और स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है कड़ा मानिकपुर में ही। और वहां से दिल्ली आने में जितने भी धन को उसने लूटा रहता है, रास्ते में प्रजा को और अमीरों को खुश करते हुए आता है। इसलिए यहां से कल का प्रश्न बना था, अपने ही ससुर की हत्या करके दिल्ली का कौन सुल्तान बना था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीरों को खुश करने के लिए उसने देवगिरी से लूटे हुए धन को अमीरों में बांट दिया, जनता में बांट दिया और दिल्ली का सुल्तान बन गया। और उनके बेटे जलालुद्दीन खिलजी के जो बेटे थे अरकली खां, उनको और उनके पूरे परिवार का कत्ल करवा दिया। मतलब अब उनके परिवार में कोई नहीं बचा, सिर्फ उनकी पत्नी जो कि उनकी बेटी थी वो बची हैं। उनकी माँ थी, उनको भी उन्होंने उनके बेटे के साथ कत्ल करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ। मंगोलों के आक्रमण को भी दबाया गया, मलिक छज्जू ने विद्रोह किया उसे भी दबाया गया, सीधी मौला ने विद्रोह किया उसे भी दबाया गया और क्रूरता के साथ हाथियों के द्वारा उसे कुचलवा दिया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी, यहां तक हो गया, कहानी समझ आई? अगर कोई डाउट हो तो पूछ ले, उसके बाद अलाउद्दीन पे चलते हैं। क्या ज्यादा दान अलाउद्दीन से? इसमें देखिए मोस्ट क्या है, संस्थापक कौन है, इसलिए ज्यादा इसमें कुछ बताया नहीं गया। जो कहानी के तौर पे था वो समझा दिया गया। जो क्वेश्चन बनते हैं, संस्थापक कौन था, इसका टाइम पीरियड, कैपिटल क्या, हाँ तो वो तो खिलजी वंश का हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका कैपिटल कि यहाँ पे इसने करवाया था और अपनी राजधानी बनाया। और किलोखरी का महल बनवाया गया था किसके द्वारा? कैकुबाद के द्वारा। नेक्स्ट हो गया उदारवादी नीति, और सीधी मौला का विद्रोह इसके शासनकाल में हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है सीधी मौला का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये हो गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में। ठीक, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार मलिक छज्जू विद्रोह करता है। उसके बाद विद्रोह को दबाने के लिए वहां पर अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार बना दिया जाता है, जब वो विद्रोह को दबा देता है। ठीक, यहाँ से ये पॉइंट बनते हैं। और ये शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी? कैकुबाद ने दिया था। किसे दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिया था, और अमीर ए आखुर का पद भी दिया था। ठीक, हो गया यहाँ तक। अब अलाउद्दीन खिलजी पे चलेंगे, ऐसे ही शॉर्ट में आप लोग कर लें।
चले अलाउद्दीन पे, हो गया यहां तक, आई समझ बात। अलाउद्दीन पे चले। ज्यादा लंबा तो कहानी नहीं हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कहानी समझा कर थोड़े थोड़े पॉइंट बता दिया जाए ताकि उसे आप लोग रिकनेक्ट कर सके, बस इसकी वजह से, और छोटे छोटे पॉइंट लिखवा दिए जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या रहेगा? 1300। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो भी शासक आएंगे, मतलब मुबारक खिलजी आएंगे, मुबारक शाह खिलजी, इनमें जो शासक आएंगे वो मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी से क्या, किसी भी जो गुलाम वंश में हम जो शासक बने हैं, पढ़े हैं, उनके भी ये लायक नहीं रहते हैं, मतलब कि उतने भी योग्य ये नहीं रहते हैं। जैसे कि एक ने कह दिया कि मैं सॉरी, एक ने तो स्वयं को कह दिया कि मैं पैगंबर का सहायक हूं। लास्ट में जब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद, तब उसी के जस्ट बाद तुगलक वंश का स्थापना हो जाता है, और ज्यादातर खिलजी वंश में अलाउद्दीन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। विस्तार, साम्राज्य विस्तार किया था, उत्तर से दक्षिण तक के राज्यों पर आक्रमण किया, तेलंगाना वाले हिस्से पर किया, देवगिरी वाले हिस्से पे किया, ये सारे दक्षिण के भागों में अलाउद्दीन खिलजी ही करता है। हो गया, बोले अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, आई थिंक इसमें पीडीएफ लगा होगा। साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्यवाद, यहाँ देखिए दिया है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में साम्राज्यवाद का विस्तार करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था। साम्राज्यवाद की नीति को अपनाता है और अपने साम्राज्य का विस्तार ये कर। आप लोग सारे चेयर देखिए, 6 चेयर छोड़ के इतना पीछे बैठे हैं आप लोग, मेरी आवाज भी नहीं जा रही है, आप लोग कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। पीछे तक आवाज जा रही है मेरी? फैन तो यहाँ भी है, यहाँ के फैन के नीचे कोई नहीं बैठा है। एनीवे, देखिए साम्राज्यवाद की नीति का इसने विस्तार किया था, मतलब नीति को अपनाया था। अब उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भी ये अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अब अलाउद्दीन खिलजी को हम पढ़ेंगे, ये स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान बनेगा। ठीक है, ब्लैंक पेपर पे चलते हैं, यहां से भी देख ही ले। अलाउद्दीन खिलजी का जो हम जिक्र पढ़ेंगे, उसने जो भी नीति को अपनाया था और जो भी उसने सुधार किया था वो हमें यहीं पे मिलेगा। जी पूछिए, क्या पूछना है? बताए थे लेकिन बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े थे कि साम्राज्यवाद की नीति को नहीं अपनाया किसने? बलबन ने सुदृढ़ीकरण किया था, मतलब कि जो उसका राज्य है, जो साम्राज्य है, वो उतने के ही इर्द गिर्द रहा, उसके बाहर नहीं गया। दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश उसने नहीं करी। लेकिन अब अलाउद्दीन, अभी हम पढ़े कि उत्तर से अब दक्षिण में अभियान कर रहा है, दक्षिण के राज्यों को अपने में मिला रहा है, और अगर नहीं भी मिला रहा है तो उस राज्य को जीतने के बाद उसी शासक को सौंप दे रहा है। किस लिए? कि आप हमें टैक्स देंगे, रेवेन्यू वहां से कलेक्ट करेंगे और आप हमें देंगे। उसने यहाँ पे चालाकी ये अपनाई कि अगर हम यहाँ के राज्यों पर आक्रमण कर दिए और उसे अपने राज्य में मिला भी लिए और यहाँ पे हम स्वयं शासन करने लगेंगे तो दिल्ली खतरे में पड़ जाएगी, वहां पर शासन करना जरूरी है। इसलिए ये दक्षिण भारत में ये दक्षिण भारत के राज्यों को जीतता है, लेकिन समुद्रगुप्त की नीति को अपनाता है। दक्षिण के राज्यों को जीता, वहां के शासक को वो सौंप दिया कि अब आप हमारे अंडर में हैं, आप वहां से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे हमें आप भेज देंगे। ठीक है, मतलब आप अंडर में हैं, आप विद्रोह नहीं कर सकते।
क्योंकि यहाँ के प्रदेश को हमने विजिट कर लिया है, जब चाहे तब ले सकते हैं। जाहिर सी बात है भाई, जब वो जीत गया है तो वो उसके राज्य को ले लेगा, लेकिन उसकी ये नीति थी कि उसने राज्यों को वापस उन्हीं राजाओं को सौंप दिया कि आप इस पे स्वयं राज्य करें, यहाँ की प्रजा की देखभाल आप खुद करेंगे, लेकिन हमें पैसे से मतलब है, क्योंकि हमें स्थायी सेना रखना है, उन्हें नगद वेतन देना है, हमें पैसे से मतलब है, आप पैसे भेजिए और आप अपना राज्य करिए। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार यही होता है कि जैसे कि दिल्ली पे आप शासन कर रहे हैं, ये हो गया दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों को आप अपने क्षेत्रों में मिला रहे हैं और इसका क्षेत्र अब हो गया बड़ा। ठीक, दिल्ली छोटा है, दिल्ली के इर्द गिर्द जितने भी क्षेत्र हैं उसे आप अपने राज्य में मिला लिए, हो गया बड़ा साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, साम्राज्यवाद, सुदृढ़ीकरण बलबन में पढ़े थे हम लोग कि दिल्ली है, बस दिल्ली को ही वो सुदृढ़ कर रहा है और राज्यों को अपने में नहीं मिला रहा है। ठीक है, आई समझ साम्राज्यवाद? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें बेझिझक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पे, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, जलालुद्दीन हो गया पहला, दूसरा अलाउद्दीन, बारह सौ 96 से 1300, ठीक, 16 तक ये शासन करता है दिल्ली पर। इसने साम्राज्यवादी नीति का पालन किया या फिर अपनाया। किसे? साम्राज्यवाद को। साम्राज्यवाद क्या होता है ये मैंने बताया, उत्तर से दक्षिण लिख सकते हैं। ठीक, अब उत्तर से ये दक्षिण तक आक्रमण कर रहा है, उसे अपने राज्यों में मिला रहा है, लेकिन शासन सत्ता उन्हीं के शासकों को दे रहा है, करिए और रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें आप भेजिए, हमें धन से मतलब है, आपके राज्य से नहीं। क्या? तो उनके जो सैनिक हैं उनके रहते हैं, लेकिन जब इन्हें जरूरत लगेगा, जैसे कि मान लीजिए देवगिरी में है, वो अभी आक्रमण किया, देवगिरी से नीचे अगर वो आ रहा है, उन्हें सैनिक की जरूरत है, अलाउद्दीन खिलजी कहेगा और उन्हें देना पड़ेगा, आप ले जाइए। अगर वो राजा को बुलाता है, राजा को स्वयं आना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं, क्योंकि उसने तो उपकार किया एक तरीके से दक्षिण के राजाओं पर कि हम आप पे उपकार कर रहे हैं, ये कह के कि आप अपने राज्य पे राज्य करिए, लेकिन हर चीज पे अधिकार किसका होगा? मेरा होगा। आपके गुलाम पर, आपका जितना भी प्रॉपर्टी है सब पर, हर चीज पर। ठीक है, साम्राज्यवाद का विस्तार करता है। गुजरात का अभियान, इसका अभियान होता है पहला, उसी टाइम इसने मलिक काफूर मलिक काफूर को खरीदता है। दक्षिण अभियान का वो नेतृत्व करता रहता है मलिक काफूर। गुजरात अभियान के दौरान मिलता है, 1000 रुपए में खरीदा रहता है नुसरत खां से। ये पॉइंट बनता है, मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी किस अभियान के द्वारा प्राप्त किया था? गुजरात अभियान के दौरान। ठीक है, गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खां से ये 1000 दीनार है। ठीक है, एक 1000 दीनार, इसलिए इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है मलिक काफूर को। 1000 दीनारी किसे? मलिक काफूर को, जो कि एक किन्नर रहता है। ठीक, इसे खरीदा रहता है किससे? नुसरत खां से। नुसरत खां भी आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बनेगा। नुसरत खां और उलुग खां, गुजरात अभियान के दौरान। गुजरात अभियान, ठीक, नुसरत खां 1000 दीनारी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खां
नुसरत, हाँ ठीक, के द्वारा खरीदा गया था। कितने में? 1000 दिनार में, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और जो मलिक काफूर हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के सेनापति रहते हैं। दक्षिण अभियान के सेनापति या नेतृत्वकर्ता, ठीक। ये इतना शक्तिशाली रहता है, बताया गया है, मतलब इतना शक्तिशाली रहता है कि कोई भी अभियान में अगर ये साथ देता था तो वो जीतना ही जीतना था। मतलब इसकी शक्ति का मतलब बखान इस तरीके से मित्तल में किया गया है, ठीक है, कि मतलब कि वो जीतना ही जीतना था दक्षिण अभियान का, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसे नेतृत्व दे रखा था, ठीक। बोले, कुछ बोल रहे थे, मतलब कुछ पूछना है। गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को प्राप्त कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी नुसरत साथ 1000 दिनार में, ठीक है। यहाँ के पॉइंट समझ में आ गए। साम्राज्यवादी नीति का ये विस्तार करता है, उसे अपनाता है। अब साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाने के लिए उसे किस किस चीज की आवश्यकता होगी? धन की आवश्यकता होगी, सेना की आवश्यकता होगी, और धन का प्रयोग किस तरीके से हो रहा है उसके लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होगी, और भूमि की पैमाइश की आवश्यकता होगी कि भूमि का जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो आगे हम उसे ही पढ़ेंगे। देखिए, साम्राज्यवादी विस्तार यहीं से ले लेते हैं। साम्राज्यवादी विस्तार में सबसे पहले सेना की जरूरत, फिर पैसे की जरूरत। तो इसने क्या किया था? स्थायी सेना का जिक्र यहीं मिलता है। स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ऊपर लिखा है, अब सारी चीजें अलाउद्दीन खिलजी से कनेक्ट करते जाइए, ठीक है। क्या? हाँ, हुलिया एवं दाग प्रथा। देखिए, स्थायी सेना ये रख रहा है। अभी पीछे हम जागीरदारी जो व्यवस्था पढ़ रहे थे, सैनिकों को जागीरें दे दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है? जागीरें नहीं दी जाएंगी। जो जागीरें दी गई हैं उन्हें ले लिया जाएगा, अब नगद वेतन दिया जाएगा, ठीक है। स्थायी सेना रखा गया और नगद वेतन। स्थायी सेना को देने के लिए नगद वेतन। अब नगद वेतन अगर देना है तो ये भी तो पता चलना चाहिए कि सेना में भर्ती है कौन। पता चला आम जनता को हम वेतन दे रहे हैं और पता ही नहीं कि वो सेना है भी या नहीं है, मतलब सेना में वो भर्ती है भी या नहीं है, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पे हुलिया अब आ जाएगा, ड्रेस कोड। यहाँ पे सैनिकों के लिए अब ड्रेस कोड आएगा, हुलिया और दाग प्रथा। इसी के लिए, वेतन देने के लिए ही हुलिया का निर्धारण हुआ, प्लस दाग प्रथा। ये दाग प्रथा किसके लिए थी? घोड़े के लिए थी। और हुलिया का निर्धारण मतलब ड्रेस का निर्धारण हुआ। अब आई कार्ड होता है, पहले नहीं था। अब डायरेक्ट लेफ्ट आप में लोग देखते हैं, हाँ हाँ, तो मतलब अब जो है आई कार्ड गले में लटका लिया, पता चला इस इंस्टीट्यूट के हैं, स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, कुछ भी है। ड्रेस कोड हर जगह नहीं है। गोया क्या, गोवा क्या, इंडियन आर्मी में हम वो नहीं कह रहे हैं, हम सैनिकों में है ड्रेस कोड। तो अगर हम बोले तो अलाउद्दीन खिलजी से ही ये लिया गया है ड्रेस कोड, नगद वेतन आर्मी वालों को, या फिर किसी भी कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो वो नगद वेतन दिया जाता है, ना कि सरकार की भूमि उठा के दे दी जाती है। नहीं दी जाती ना, बंद कर दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। नगद वेतन स्टार्ट हुआ, जागीरदारी प्रथा का अंत हुआ। जागीरदारी का अंत, ठीक। यहाँ पे हुलिया ड्रेस कोड था, सैनिकों का हुलिया बनाया गया। और जो रजिस्टर्ड, मतलब कि उस टाइम लिपियां शुरू हो गई थी, तो वहां पे रजिस्टर के लिए नाम लिखना होता था, जो वो भी होता था। और जैसे कि आपने अभी कहा, मुहर का प्रयोग होता था। ड्रेस कोड से पता चला ये सैनिक हैं,
मोहर से पता चला कि इनका जो है रजिस्टर नाम है। और ये दाग प्रथा घोड़ों के लिए स्टार्ट की गई थी, इसलिए क्योंकि जो घोड़े थे वो घोड़े ट्रेंड थे, लेकिन जब सैनिक उन्हें बाहर लेके जाते थे तो अच्छे दाम पे, उचित दामों पे वो उन्हें बेच दिया करते थे और उन घोड़ों को लाके सेना में शामिल कर देते थे जो कि ट्रेंड नहीं थे, और जब कहीं आक्रमण करना होता था या विद्रोह के दौरान वो काम में नहीं आते थे। इसलिए ये दाग प्रथा शुरू की गई थी घोड़ों पर, ताकि घोड़ों का बदलाव न किया जा सके। ठीक है, हुलिया और दाग समझ में आ गया, नगद वेतन क्यों दिया जाता था ये समझ में आ गया, और स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ये सब जो है ये प्रथम करने वाला ही अलाउद्दीन खिलजी है। साम्राज्यवादी का नीति का विस्तार करने वाला प्रथम अलाउद्दीन खिलजी, स्थायी सेना रखने वाला अलाउद्दीन खिलजी, हुलिया दाग प्रथा शुरू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, भूमि की पैमाइश, अब पैसा लेना है तो पैसा आ कहाँ से रहा है, मतलब कि जो वाणिज्य व्यवस्था किया गया है वहां पे अच्छे से अच्छे वाणिज्य को हम लोग कलेक्ट कहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने सॉरी अधिकारियों से बात करी, आप लोग भूमि का रेवेन्यू कलेक्ट कैसे करते हैं। उन्होंने कहा हम खेत में जाते हैं या फिर भूमि पे जाते हैं, देख लेते हैं, अपनी नजरें घुमा लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है, लगभग उनका अंदाजा लगा लेते हैं और कोई एक रेट फिक्स कर देते हैं। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि यहीं पे आप लोगों ने गलती कर दी, ऐसा नहीं करना है, एक माप बनाना है। उसने यहाँ पे बिस्वा माप की स्टार्ट की थी, जो कि इकाई थी, मशाहत उसे बोला जाता है। किसका शुरू किया था भूमि पैमाइश के लिए, भूमि पैमाइश हेतु उसने बिस्वा शुरू किया। ये एक माप था जो कि सुल्तान के द्वारा निर्धारित किया गया था, बिस्वा जिसे कि मशाहत कहा जाता है, मशाहत। ठीक है, भूमि की पैमाइश के लिए बिस्वा मशाहत का प्रयोग किया गया। स्थायी सेना रखने वाला, नगद वेतन देने वाला, हुलिया दाग प्रथा, जागीरदारी का अंत, भूमि पैमाइश हेतु बिस्वा का शुरुआत किया था, मशाहत जिसे कहा जाता था। ठीक, यहां तक हो गया। हाँ, जजिया आएगा, जकात आएगा, खुम्स आएगा, चरई आएगा, घरई आएगा, सब आएगा, सब कर उसने हर चीज पे कर लगाया था। जब फिरोज खिलजी में पढ़ेंगे हम आगे, तब उसमें पढ़ेंगे कि ब्राह्मणों को पर भी जजिया कर लगाने वाला था व्यक्ति, कौन, फिरोज शाह खिलजी, लेकिन फिरोज तुगलक। और इसमें जजिया, जकात और जो खुम्स था उस पे भी, मतलब युद्ध से लूटा हुआ धन, उस पे भी लगाने वाला व्यक्ति था। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जजिया, जकात, खराज और खुम्स, खुम्स जो कर था लगाने वाला सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी ही मिलता है। ठीक, जजिया क्या बताया गया था, क्या होता है, हाँ क्या, जजिया नहीं नहीं बताया गया था, भूल गए हैं, बताइए। जजिया, जकात, खराज, खुम्स, इसमें सिर्फ यही नाम मिलता है। ठीक है, यही यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लगाने वाला कर कौन था। ठीक, घरई कर, चरई कर मतलब चराई पर, चराई कर, घरई कर, इसने घरों पर भी टैक्स लगाया था। ये चराई कर वही था जो कि पशु, जो कि दुधारू पशु हैं, अगर चारागाह में चर रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लगाया था, कि आप उससे दूध निकाल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, आप उसका भी टैक्स राज्य सरकार को देंगे, मतलब केंद्र सरकार को देंगे। घरई कर, घर पर भी, जिस घर में आप रह रहे हैं, सेना के द्वारा आप सुरक्षित है, आप उसका कर देंगे।
जजिया जकात, जकात मुस्लिमों के द्वारा दिया जाने वाला कर है। ये उस टाइम कर कहा जाता था, अब कर नहीं कहा जाता है, अभी भी जकात दिया जाता है। ठीक है, जितनी भी आपके पास संपत्ति है उस संपत्ति से आप पैसे निकाल के देंगे। आई थिंक इस टाइम एक व्यक्ति पर 35 रुपए हैं। ठीक है, और जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाता था कि आप मुस्लिम नहीं है, बावजूद भी हम मुस्लिम हैं और सैनिकों के द्वारा आपका सुरक्षा किया जा रहा है। जजिया हो गया, जकात हो गया, मतलब इन सब चीजों पे कर लगाने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी ही था। ये जो खुम्स है, युद्ध के द्वारा जो लूटा गया धन है उसका 50%, 80%, 50% तो रेवेन्यू कलेक्ट में था जो भूमि वाला था, भूमि में। हाँ, इसमें 80% जी सॉरी क्या 4/5, 5/4। ठीक है, इसमें 4/5 पढ़ेंगे। और जो खुम्स की भूमि थी जो आप धन लूट के आ रहे हैं 80% में, मतलब कि आप सुल्तान को दे रहे हैं, सैनिक को दे रहे हैं और सुल्तान के पास भेज रहे हैं 20%। ठीक है, और चरई कर, घरई कर, जजिया जकात, ये बता दिया गया। जकात अभी भी चलता है मुस्लिमों में, इस टाइम 25 या 35 रुपए कुछ ऐसा ही है पर पर्सन पे। ठीक है, अभी भी चलता है, मस्जिद में दिया जाता है ये जकात जो है। जितने भी आप जेवर रखे हैं, आप जेवर रखे हैं या जो यूज कर रहे हैं उसका नहीं, जो आप रखे हैं उसका पैसा आप निकाल के मस्जिद में देंगे। अब वो मस्जिद में गया तो वो मस्जिद बने या फिर किसी गरीबों को दान दिया जाए या फिर वस्तुएं खरीद के उन्हें दी जाए। ठीक है, मतलब जो बेवा हैं, बेवा मतलब विधवा, उनके लिए, या फिर जो बच्चे यतीम हैं उनके लिए, जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए ये पैसे यूज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ब्लैंक पेज ले ले, ये हो गया आप लोग का, ब्लैंक पेज ले ले। कर लीजिए। ये जितने भी पॉइंट हैं इन पॉइंट से क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से बनते हैं। ठीक है, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। क्या इतनी जल्दी ये हुआ कि नहीं? अभी चित्तौड़गढ़ बाकी है, खिजराबाद बाकी है, मालवा का अभियान अभी स्टार्ट हो गया क्या? हाँ, उसी के नाम पे खिजराबाद रखा गया। हो गया ये, ब्लैंक पेज पे चले। ठीक, यहीं से लिखेंगे। मालवा का देखे, गुजरात का देखे, गुजरात से उन्होंने क्या किया, मलिक काफूर को प्राप्त किया। अब ये रणथंभौर पे आक्रमण करेंगे। और हाँ, गुजरात पे जब ये आक्रमण करते हैं तो यहाँ से ये बघेल राजवंश के शासक रहते हैं, उनकी पत्नी कमला देवी को ये प्राप्त करते हैं और उनसे शादी करते हैं, मलिक जहां की उपाधि देते हैं। शादी कर लिया, अपना पत्नी बना लिया, उसे मलिक ए जहां की उपाधि दिया। ठीक है, पत्नी बना लिया ना, शादी कर लिया, अब ये इनकी पत्नी हो गई, उनकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, अब उसे मलिक ए जहां की उपाधि दे दिया। कमला देवी नाम मिलता है उनका। हाँ ठीक है, राजा कर्णदेव क्या, हाँ उनकी पत्नी। देखिए, गुजरात अभियान के दौरान राजा कर्णदेव क्या चीज क्या बोल रहे हैं आप? गुजरात का अभियान, ठीक। गुजरात के अभियान में क्या करता है ये, कर्णदेव को हराता है जो कि बघेल शासक रहते हैं।
बघेल। कौन रहते हैं? कर्णदेव। क्या? इनकी पत्नी का क्या नाम बताया गया अभी? कमला देवी। अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ दिल्ली लेके आता है, अपनी पत्नी बनाता है और उन्हें देता है मलिक ए जहां। अलाउद्दीन खिलजी पत्नी बनाता है, ठीक है, इनको भी पत्नी बना लिया और अभी राणा रतन सिंह के पत्नी पे नजर है, ठीक है। और अभी राणा, देखिए ये दूसरी हो गई, और जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से भी शादी हुआ ही है। अब इतनी पत्नियां रखेंगे, जाहिर सी बात है जरूर कुछ ना कुछ खटपट होते रहेगा, जाहिर सी बात है भाई, होगा ही, है कि नहीं। हमें कमला देवी को भी जीत के लेके आए, उनको भी पत्नी बनाया और इन्हें दे दिया मलिके जहां की उपाधि। कमला देवी को मलिका मिलता है, मलिका ए जहां उपाधि, ठीक है। मलिका ए जहां की उपाधि दे दिया। कर्णदेव की पत्नी थी, उनको हराया और कमला देवी को जीतकर वहां पे उनसे शादी करने के बाद उन्हें मलिका ए जहां की उपाधि दे दिया, ठीक है। रणथंभौर पर आक्रमण होगा 1301 में लगभग, रणथंभौर पर, और चित्तौड़ में 1303 आई थिंक। तेरह सौ, ये गुजरात हो गया। आ जाएंगे 1301 में, किस पे करेगा? रणथंभौर पे, ठीक है। सही है, रणथंभौर पे आक्रमण करेगा, ठीक है। रणथंभौर पे आक्रमण करेगा, अब वहां के शासक को हराएगा, वहां पे जो रानियां हैं वो जौहर करेंगी। जौहर प्रथा बताया गया था पीछे, आप बताएं क्या नाम बताए थे? रोहित, राहुल, रोहित मौर्य, क्या जो भी है बताइए, क्या पूछे हैं बताइए, आप लोग क्या पूछे हैं? आपस में गुफ्तगू चल रही है, कहाँ से पता चलेगा बात क्या हो रहा है? दिल्ली में कुत्ता बीमार है चल रहा है या कुतुब मीनार चल रहा है? ताजमहल बता रहे हैं ना, ताजमहल में चलेंगे जल्दी ही, चिंता ना करें। बताए, जौहर प्रथा के बारे में बताया गया था, सती प्रथा के बारे में बताया गया था। जौहर प्रथा को बताएं, आप ही से पूछा गया है, वो उनसे, राहुल, रोहित, जो भी नाम हो। जौहर प्रथा क्या होता है? कूद जाती थी, सामूहिक रूप से, सिंगल, सामूहिक रूप से भी करती थी। ठीक, बैठ जाइए। क्लास में देखिए डिस्टरबेंस होता है जब आपस में गुफ्तगू चलता है, ठीक है, इसलिए करें, लेकिन क्लास जब खाली हो तब किया जाए। क्या? वही कि अगल बगल वालों से जब करेंगे ना तो क्लास में आवाज गूंजता है, बंद है ना, खिड़की है नहीं, ठीक है। रणथंभौर अभियान पे गया, वहां के भी राजा को हराया। अब वहां की पत्नियां क्या है, जौहर प्रथा के दौरान खुद को समाप्त कर लिया। अमीर खुसरो रणथंभौर के अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। अमीर खुसरो, जिसने तुगलकनामा लिखा है, दरबारी इतिहासकार थे, कवि थे, इतिहासकार थे, क्योंकि तबला प्रथा का इन्होंने शुरुआत की थी, कव्वाली करना इन्होंने शुरुआत करी थी। अमीर खुसरो। क्वेश्चन बनता है, अमीर खुसरो ने पहला जौहर प्रथा कहाँ पे देखा था? रणथंभौर अभियान के दौरान देखा था, ठीक है। क्या? रंग, ठीक। परिमल वगैरह, परिमल नहीं, पी से भी नाम है उनका, ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा है।
यहाँ क्या लिख रहे थे हम, जौहर, जौहर प्रथा। यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि अमीर खुसरो ने पहला जौहर प्रथा कहाँ पे देखा था, रणथंभौर अभियान के दौरान। प्रथम जौहर प्रथा, उन्होंने जो आंसर दिया सामूहिक रूप से अग्निकुंड में आत्मदाह करना, वो आंसर सही है। ठीक, जौहर प्रथा यहाँ से हो गया। अब हम चलेंगे चित्तौड़, 1303। चित्तौड़ में क्या होता है, देखिए इतिहासकारों का कहना है, जैसे बरनी हो गए, जयउद्दीन बरनी, उनका कहना है कि जब इनको चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती की सुंदरता का पता चला तो उन्हें देखने के लिए वो सिर्फ गए थे। और जब घेराबंदी के दौरान राणा रतन सिंह हार जाते हैं, अभी घेराबंदी हुआ है, अभी राणा रतन सिंह हारे नहीं है, उसके बीच में उनकी गुफ्तगू होती है कि आप हमें सिर्फ रानी को दिखा दें, हम वापस चले जाएंगे। ठीक है, मित्तल में ये मिलता है कि हम वापस चले जाएंगे। लेकिन जब उन्हें शीशे में उनकी परछाई दिखाई, परछाई नहीं मतलब दूर से अगर क्या प्रतिबिंब मॉडल जब उनको दिखाया जाता है तो वो उन पे मोहित हो जाते हैं और अब वो उन्हें हथियाने की कोशिश करते हैं, राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को। ये चंद्रवरदाई की पुस्तक में चंद्रवरदाई कह रहे हैं, पद्मावत किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में ये मिलता है, ऐसा बरनी का कहना है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था, अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करने के लिए उसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, या फिर रानी के लिए किया था। जो मूवी में दिखाया गया वो अलग ही मैटर है, ठीक है ना, तो मूवी की बात यहाँ पे ना लग के चले तो बेहतर है, बुक की लेके चले वो काफी बेहतर है, क्योंकि आपके पास प्रमाण है, मैंने बुक में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो विजिट होता है चित्तौड़ में, और रणथंभौर चित्तौड़ में विजिट होता है, और वहां पे जो उनके बेटे रहते हैं वो नाबालिग बोला जाता है कि वो नाबालिग बेटे रहते हैं उनको चित्तौड़ का शासक बनाया जाता है और उसका नाम बदलकर क्या रखा जाता है, खिजराबाद।